Here question is, if free electron density of copper is 8.6 into 10 raised to power 28 per meter cube, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी दी हुई है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ओम सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर। रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। तो पहले मैं लिखता हूँ व्हाट इज गिवन डाटा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। Resistivity of copper is given 1.7 into 10 raised to power -6 ओम सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर। दिस इज रेसिस्टिविटी। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर। अब रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो हमें बेसिक फार्मूला पता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ। यहाँ से अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ निकालना है तो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर इंटू में रो। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन। E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 इंटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और उसका स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम और इस पूरे का करना है आपको स्क्वायर इंटू में रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज ऑलरेडी गिवन 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट द रिलैक्सेशन टाइम और आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो आंसर आएगा 2.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 सेकेंड। इतना आएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो आप ऐसे करके रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हो अगर आपको रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का कोई फार्मूला पता है तो। Okay, we are going to solve next numerical. Our next numerical is a 60 coulomb of charge flow through a wire in half minute. कोई वायर है उसमें से 60 कूलम चार्ज फ्लो करता है एक आधी मिनट में। द रेडियस ऑफ वायर इज गिवन 1 mm. द वायर कंटेन 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो वायर का पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। कोई वायर है, इस वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है 60 कूलम 60 और ये टाइम में कितने टाइम में फ्लो करता है, हाफ मिनट में, 1/2 हाफ मिनट। अगर इसको सेकंड बनाएंगे तो ये बनेगा 60/2 30 सेकंड।
द रेडियस ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर, जो वायर है उसका रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ मीटर बनेगा। द वायर कंटेन 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 5 × 10⁻22 ये पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर इसको मीटर क्यूब बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे है सेंटीमीटर, नीचे है तो इसको आप क्या करोगे 10⁻⁻2, तो 1 मीटर होता है लेकिन ये क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे। तो ये कन्वर्ट जब आप करोगे तो 5 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, ये -6 ऊपर जाके प्लस का 6 बन जाएगा और ये फाइनली बन जाएगा 5 × 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अब ये कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक तो करंट निकालना है इस वायर में कितना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करंट निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इज ऑलरेडी गिवन 60 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम इज 30 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 2 एम्पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट आ गया 2 एम्पेयर। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप होता है I = NEA/VD। अब N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो I हमने अभी अभी निकाला है, तो I/NEA क्या बन जाएगा, VD बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं मालूम, रेडियस अगर पता है तो πr² करके हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। I की जगह 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 5 × 10⁻28। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या बनेगा, ये रेडियस है तो πr², तो पाई की वैल्यू तो 22 × 7, 22/7 करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, और r² मतलब 10⁻³ का स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरीथिंग आई हैव पुट इन SI यूनिट, दैट्स व्हाई यू विल गेट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और इसका जो आंसर आएगा 7.95 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a discharge tube the number of proton drifted across a cross section is 1.5 × 10⁻18 per second, while the number of electron drifted in opposite direction across that cross section is I think 3 × 10⁻18 per second. Find the total current crossing the given cross section। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक वायर है या कोई भी सिंपल एक कंडक्टर है, मान लिया इसके अगेंस्ट एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं। मान लिया ये मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता हूँ ब्लू मार्कर से और प्रोटॉन को मैं शो करता हूँ रेड मार्कर से। E+ लिख देता हूँ मैं, E+, प्रोटॉन शो कर रहा हूँ मैं। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और प्रोटॉन्स रिपेल होंगे, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये तो जाएंगे उस साइड में प्रोटॉन तो,
और इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेफ्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बात यह है कि करंट निकालना है। करंट हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट इन द कंडक्टर, और हम जो 99% स्टडी करते हैं हम वहाँ पे ये मानते हैं कि टोटल करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर इन वेट एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन आउटर पोर्शन ऑफ द एटम्स। इसलिए हम क्या मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज आ जाता है, डिवाइडेड बाय टाइम करने से हमारे पास करंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है इस न्यूमेरिकल में। इसमें क्या बता दिया अपने आप ही, उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी फ्लो करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली दे विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू देयर अपोजिट चार्जेस। तो अब जो नेट चार्ज फ्लो करेगा वो करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से और प्रोटॉन के फ्लो होने से, दोनों के फ्लो होने से जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा उसको हम टोटल चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को हम बोलेंगे करंट। तो अगर हमने टोटल चार्ज फ्लो निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी गिवन है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव। तो इन दोनों में चार्ज जो है सेम होता है, बट एक पे नेगेटिव होता है और दूसरे पे पॉजिटिव होता है। अब देखो आप, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उस तरफ है, ये सॉरी लेफ्ट की तरफ है, और प्रोटॉन की डायरेक्शन अपोजिट तरफ है। तो ये दोनों का निशान एक लेफ्ट की तरफ जाता है, एक राइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, एक को अगर इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो इसको नेगेटिव लेना चाहिए, या इसको नेगेटिव लेता हूँ तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो या तो हम लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान ले या राइट साइड को नेगेटिव मान ले, तो दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। फिर वो जो नेगेटिव आप मानोगे तो एक पे चार्ज नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो दोनों के निशान क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करेंगे इनटू में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। अगर मैंने इसको इधर जाने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे मुझे बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स तो इधर आते हैं, राइट जाने वाली डायरेक्शन को मैंने ले लिया पॉजिटिव, इनटू में नंबर ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन जिसको मैंने ले लिया पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो आएगा दिस विल बी द करंट इन द सर्किट। तो अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही प्रोटॉन पे है, तो अलग अलग कैलकुलेशन करने से अच्छा हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन बोथ दी सेम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज गिवन इन अवर न्यूमेरिकल। प्रोटॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं 1.5 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं 3 इंटू 10⁻18 3 इंटू 10⁻18, और इनटू में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज सेम मैग्नीट्यूड वाइज -19 डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 10⁻18 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा अंदर में 4.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻18 है वो -19 है, तो 10⁻−1 बचेगा, और इनटू में 1.6, और नीचे 1 है वो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 16×5 = 80, 8 16 चौके 64 और 8 72,
तो 2 तो इसकी वजह से आएंगी पॉइंट, और इनटू में 10⁻⁻1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.72 एम्पेयर। इतना करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग करंट निकाल सकते हैं अगर दोनों ही दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। Now next numerical is in an atom an electron revolve around the nucleus in a circular orbit at the rate of 6 × 10⁻15 revolution per second. Calculate the equivalent current in milliampere. तो एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, स्टेटमेंट क्या है, देन वी विल सॉल्व इट। इसमें एक एटम है, ये एक एटम के अंदर ये अंदर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। मान लिया उसका रिवॉल्यूशन का पाथ ये है। अब निकालना क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वजह से करंट निकालना है। अब हमें पता है करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या है उसने खुद बताया है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट द रेट ऑफ 6 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट इन मिली एम्पेयर। तो देखो चार्ज तो क्या है, डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज है वो चार्ज, इनटू में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, इनटू में हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो टोटल चार्ज कितना माना जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 सेकंड में जितने भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, तो हम क्या मानेंगे, उतना ही चार्ज इस सर्कल के ऊपर रहा है फॉर 1 सेकंड। तो टोटल चार्ज अगर निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इनटू में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि 1 सेकंड हम लेंगे। तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज तो है एक इलेक्ट्रॉन पे, और ये कितने चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, 6 × 10⁻15। तो 1 सेकंड में ये इतने चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इतना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन ये इतना चार्ज 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा देता है, इसलिए टोटल चार्ज इन 1 सेकंड विल बी इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 × 6 × 10⁻15, और ये सारा चार्ज है 1 सेकंड में। तो इसकी वैल्यू जब आप हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये 9.6 × 10⁻⁻4, ये इतने एम्पेयर करंट होगा। लेकिन उसने खुद ही बोला है कि मिली एम्पेयर में निकालो। मिली एम्पेयर में निकालेंगे तो इसको मैं 0.96 × 10⁻³ एम्पेयर लिख देता हूँ, और मिली में कन्वर्ट करना तो 0.96 एम्पेयर इतना करंट होगा उसके अंदर। सॉरी, ये मिली एम्पेयर है, स्मॉल m कैपिटल A। इतने मिली एम्पेयर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा 1 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर, केल्विन में निकालना है, वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर बी हाफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 3.9 × 10⁻³ पर कूलम।
मैंने थ्योरी में बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आफ्टर टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर टी है तो कितना चेंज हुआ, आर टी माइनस आर नोट। ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब आर नोट 0 डिग्री सेल्सियस पे, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस 0 टी लिख देंगे। तो ये होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें मालूम है तो उसके बाद हम सारी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है कि कितने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर वुड बी हाफ ऑफ इट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो टेम्परेचर कितना होगा, क्या होगा कि जब ये आर टी की वैल्यू जो है आर नोट से आधी हो जाए, हाफ बन जाए। तो हम क्या करते हैं, आर टी की जगह आर नोट रख देते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी की जगह आर नोट बाई 2 माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी विच वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ से मैं ऊपर से आर नोट अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी। ये आर नोट से आर नोट कैंसिल, ऊपर 1/2 माइनस 1 है तो इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस का 1/2 ऊपर में डिवाइडेड बाई टी, और ये अल्फा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, टी की वैल्यू अगर निकालना चाहें माइनस का 1/2 इंटू अल्फा, अल्फा उधर आके नीचे हो जाएगा। तो 1/2 इंटू अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दो, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो देखना मैंने जो थर्मल कोफिशिएंट दिया है वो पर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो मैंने उसको डायरेक्ट एज इट इज रख दिया। तो यहाँ से जो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो भी डिग्री सेल्सियस में ही आएगी, और ये इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो माइनस का 128.2 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि मैंने थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में रखा है। उसके बाद उसने आंसर जो पूछा वो केल्विन में पूछा है, तो टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 1.28.2 को 273 ऐड कर दोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो केल्विन बन जाएगा 144.8 केल्विन। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। थैंक यू।